हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने चालू किया था रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हमने चालू कर दिया था। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी थी। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस विच कंटेन्स द रेडियो एक्टिव मटीरियल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर कॉल्ड द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, ठीक है, मैंने ये बता दिया, डेफिनेशन बता दी थी। डेफिनेशन के बाद मैंने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में बता दिया था। रेडियो एक्टिविटी का प्रिंसिपल मैंने बता दिया था कि कैसे होता है, क्या होता है। मैंने एटम के बारे में बताया था, प्रोटॉन के और उसके सब पार्टिकल्स के बारे में बता चुका था, और रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, तो अब इसके आगे चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं रेडियो एक्टिविटी बता चुका था आपको। रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में बता चुका था जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है चीज़ों को, है ना। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स which contains high amount of energy in the form of particles or rays. ठीक है, radioactive materials are the materials which contains the highly radioactive energy, high amount of energy एनर्जी से ध्यान रख लो आप, known as रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसके ऑर्बिटल बड़े हैं, तो वो हैवी मॉलिक्यूलर वेट की कंपाउंड बेसिकली आपके रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक उदाहरण मैंने बताया था यूरेनियम, रेडियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ये मैंने एग्जांपल बता दिए थे आपको। ठीक है, तो ये मैंने फिर से रेडियो एक्टिविटी को रिवाइज कर दिया। स्पेसिफिकली ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बाद मैं आपको बता रहा था आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में। ठीक है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो आइसोटोप्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स और एटम्स which contains the same amount of atomic number but have the different amount of atomic mass is known as isotopes। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, डिफर करे या डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस शॉर्ट सी डेफिनेशन को याद रख लेना, और लिखते टाइम एग्जाम में ऐसे लिखना, आइसोटोप्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम इन एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मास। ऐसे डेफिनेशन लिख पाओगे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। आइसोटोप्स के बारे में ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम कैसे होगा? एटॉमिक नंबर सेम इस तरह से रहता है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ठीक है,
ये एग्जाम्पल है स्टेबल आइसोटोप्स के, स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। तो इन स्टेबल आइसोटोप्स के बारे में सबसे पहले जान लो कि इनमें एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, पर इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होने के कारण, स्पेसिफिकली न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने के कारण इनका ऐसा नाम पड़ा है। इसको बोलेंगे प्रोटियम, इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, इसको बोलेंगे ट्राइटियम, ठीक है, ट्रिटियम, स्पेसिफिकली ध्यान रखना। और डेफिनेशन ध्यान रखना आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। अब आइसोटोप्स कितने टाइप के होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं दो टाइप के, स्टेबल आइसोटोप्स और अनस्टेबल आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, है ना। तो स्टेबल आइसोटोप्स में कौन से आइसोटोप्स आ गए? ये आइसोटोप्स जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, ये स्टेबल आइसोटोप्स हो गए। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में वो कंपाउंड आ गए जिसमें रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स में ही चल रहा अभी ये, मैं स्टेबल आइसोटोप बता चुका हूँ वो। और अगर आपको स्टेबल आइसोटोप की डेफिनेशन चाहिए, स्टेबल आइसोटोप, तो ध्यान रखो इस चीज को, द आइसोटोप्स which do not emit the radiation, isotopes which do not emit the radiation is known as stable isotopes, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन मान लो, क्योंकि बुक्स में भी यही लिखा मिलेगा आपको, this isotopes who do not emit the radioactive radiations is known as stable isotopes, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल बता दिए, है ना। एग्जाम्पल तो अब मैं फिर से नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया अपना पहला। अब दूसरा लिख लो, अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव लिख सकते हो इसको तुम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, या अनस्टेबल आइसोटोप्स इसको बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में एक स्पेसिफिक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने इसका डेफिनेशन बताया, इसका उल्टा इसका लिख लो, द आइसोटोप्स विच एमिट द रेडिएशन, आइसोटोप्स विच एमिट्स द रेडिएशन, क्या लिखोगे? आइसोटोप्स विच एमिट्स। एमिट्स का मतलब तो पता है सबको, मतलब अपने उत्सर्जित करना, एमिट करना, उत्सर्जन करना। और होता है ना, वो एमिट करता है, एमिट्स द रेडिएशन, ठीक है, एमिट्स द रेडिएशन। द आइसोटोप्स विच एमिट्स द रेडिएशन इज नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में कौन से आइसोटोप्स आएंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में आएंगे आपके Fe55, Fe59, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी आइसोटोप के बारे में पढ़ाऊं तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, 26 सेम होंगे, पर एटॉमिक वेट डिफरेंट होंगे। गॉट इट? समझ गए तुम लोग? इसके एटॉमिक नंबर 26 है, पर इसके एटॉमिक मास क्या है? 55 और 59। अब इसके बीच में भी कुछ एटॉमिक या अनस्टेबल आइसोटोप्स आते हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आते हैं, बट कंसिडरिंग अगर अपन बात करें तो 55 और 59 ये हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए हम इनकी बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। गॉट इट पॉइंट? ये पॉइंट्स तुमको ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में प्रॉपरली उतारना है, ठीक है।
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तुमको आइसोटोप के बारे में सारी क्लियरिटी आ गई होगी, है ना। तो अब आइसोटोप्स के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आइसोबार्स के बारे में। अब सर आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स स्पेसिफिकली मुझे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स पे ही काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आइसोबार्स के बारे में जान लो। अब आइसोबार्स क्या होंगे सर? आइसोबार्स आइसोटोप्स का उल्टा है ना। जैसे मैंने बोला था एटॉमिक नंबर सेम बोला था उसमें, तो इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम। एटॉमिक मास इज सेम, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज सेम, है ना। आइसोबार्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। ऐसे डेफिनेशन बनाना सीखो, ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स ऐसे बनाना सीख लो। मैं इसलिए ये तरीका बता रहा हूँ ताकि तुम भी मेरी तरह चीज़ों को कैप्चर करना सीखो। बुक्स में तो लंबा थ्योरी में लिखा रहता है, ये शॉर्ट में जब तुम बनाना सीख जाओगे ना, तुमको कॉन्सेप्ट अपने आप बनने लग जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ में, हर एक डेफिनेशन में ना एक कोर पॉइंट होता है, उस कोर पॉइंट को पकड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। उस कोर पॉइंट को पकड़ना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एटॉमिक नंबर डिफरेंट को पकड़ लिया, एटॉमिक मास सेम को पकड़ लिया, हो गया मेरा आइसोबार्स का डेफिनेशन खत्म। इतने पे ही मैं रुक जाऊंगा, इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, फलाना इसका ढमका नहीं पढ़ना है मुझे। मैंने डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जाम्पल देख लो। कोबाल्ट 69, कोबाल्ट 69 के बाद क्रोमियम 71, क्रोमियम 71, ऐसे कोबाल्ट, क्रोमियम, और अपन बात करें पैलिडियम 113, इनके बारे में एक स्पेसिफिक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन आइसोबार्स में ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ, इनका एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर क्या है? 69, 71, 113। तो इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम होगा। अब एटॉमिक मास क्या होगा? 71, 71, 71। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप स्पेसिफिकली ध्यान रख लो, है ना। जैसे मैंने आइसोबार्स की डेफिनेशन बता दी, वैसे आपको स्पेसिफिकली चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, आइसोबार्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैंने स्टेबल और अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।